इशिता की हाल ही में पार्थ नाम के लड़के के साथ शादी हुई होती है। अरे इशिता बहू, ये रही लिस्ट। लिस्ट? लेकिन ये कैसी लिस्ट है माँ जी? इसमें सारा मेन्यू है जो तुझे बनाना है। इतना सारा खाना? आखिर क्या बात है माँ जी? आज कोई दावत है क्या घर पर? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं बहू, दरअसल तेरी दादी सास और दादा ससुर को गए हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गरीबों में और मोहल्ले में खाना बांटूंगी। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है माँ जी। उतनी ही हमें दादा दादी की दुआएं भी लगेगी। अरे बेटा, उनकी दुआएं तो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। वैसे माफ करना, हाँ, हम अमीर लोग हैं, घर पर इतने नौकर चाकर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे खाना बनवा रही हूँ, वो भी शादी के तुरंत 2 दिनों के बाद। अरे नहीं माँ जी, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? उल्टा ये तो मेरा फर्ज है, और इतना बड़ा पुण्य का काम करने का सौभाग्य मिलने पर मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए। कितनी समझदार है तू बहू। और ये खाना अगर नई नवीली बहू के हाथ से बनेगा तो और भी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने ये सारा काम तुझे ही सौंप दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस काम को पूरे दिल से करूंगी। शुक्रिया बेटा। वैसे माँ जी, दादा दादी को क्या हुआ था? उन्हें गुजरे तो अभी 6 महीने ही हुए हैं ना, तो उनका देहांत कैसे हुआ माँ जी? वो दरअसल बात ये है कि एक दिन वो दोनों गांव जा रहे थे, और जिस बस में से वो जा रहे थे वो बस खाई में गिर गई, और उसी कारण उनकी मौत हो गई। हे भगवान! हाँ बहू, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, हमें तो उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अरे उनकी ही क्या, उस हादसे में से किसी की भी कोई बॉडी नहीं मिली, सिवाय 2 यात्रियों के। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी, लेकिन उनके बारे में पार्थ हमेशा मुझसे बात करता है। जानती हूँ बहू। अरे वो तो उस पर जान देते थे। सच में माँ जी और पापा जी तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने तो मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। उल्टा एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और सम्मान दिया है। अरे वाह! अब तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज वो दोनों जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को बस शांति मिले। हाँ बेटा, वो तो है। फिर इशिता सारा खाना बनाती है, और फिर रात में। थैंक यू सो मच पार्थ। मैंने बस कहा कि मुझे भुट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है, और तुम मेरे लिए सच में लेकर आ गए, वो भी मेरी फेवरेट जगह से। हाँ तो, अरे तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? लेकिन ये क्या, इस थैले में भुट्टे के साथ साथ ये दवाइयाँ क्या कर रही है पार्थ? और ऐसी दवाइयाँ तो बीपी के पेशेंट खाते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में तो कोई भी बीपी का पेशेंट है ही नहीं। फिर ये दवाइयाँ तुम क्यों लेकर आए हो? क्या बात कर रही हो? दिखाओ तो। ये देखो। मुझे सच में नहीं पता इशिता कि इस थैले में ये दवाइयाँ कहाँ से आई। लगता है दुकान वाले ने गलती से डाल दी होगी। अरे पागल हो गए हो क्या? भुट्टा क्या मेडिकल में मिलता है क्या? अरे तुम भुट्टा लेने गए थे तो भुट्टे वाला भला इस थैले में दवाइयाँ क्यों डालेगा, वो भी गलती से? अरे हाँ, याद आया मुझे। मैं और किरण हम दोनों साथ में भुट्टा लेने गए थे, और तभी किरण ने ये दवाइयाँ ली थी, और ये उसी की दवाइयाँ है। किरण? अब ये चुड़ैल किरण कौन है भला? सच सच बताओ पार्थ, तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है ना? अरे बाबा, ये तुम क्या बोल रही हो? किरण नाम सिर्फ लड़की का ही थोड़ी ना होता है, वो नाम तो लड़के का भी होता है। और मैं मेरे दोस्त किरण की बात कर रहा हूँ। दरअसल रास्ते में जाते समय मुझे किरण मिल गया था, और उसे अपने दादाजी के लिए दवाइयाँ लेनी थी, तो उसने वो दवाइयाँ ले ली, लेकिन मेडिकल वाले ने पैक करके ही नहीं दी। इसीलिए मैंने ही कहा उसे कि वो दवाइयाँ मेरी थैली में रख दे, और घर जाते समय वापस लेते जाना। हे भगवान, तुम्हारी दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, एकदम भुलक्कड़। पता नहीं तुम जैसे भुलक्कड़ लोग खुद को ही कैसे नहीं भूलते।
बेवकूफ कही के। क्या ईशु तुम भी, अब ये भुट्टा मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाया हूँ, वो भी इतनी बारिश में, और तुम हो कि मुझे ही सुनाई जा रही हो। नॉट फेयर यार। अच्छा बाबा बस करो, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बाहर तो बस हल्की सी ही बारिश हो रही है, कोई आंधी तूफान नहीं आया है, और तुम पैदल नहीं कार में गए थे, इसीलिए तुम्हें इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक रोज, अरे मैडम, मैंने सारा काम कर दिया है और अब मैं जा रही है, आप बस वो बड़ी मैडम को बोल देना। ठीक है चंपा, तुम जा सकती हो। फिर चंपा वहां से चली जाती है। अरे ईशिता, तूने उस कामचोर चंपा को जाने क्यों दिया? मतलब उसने तो कहा कि वो सारा काम निपटा चुकी है, और इसीलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। उसने सारा काम नहीं किया है, जाकर रसोई में देख, अभी भी वहां पर 3 बर्तन पड़े हुए हैं। जाने दीजिए ना माँ जी, 3 ही तो बर्तन हैं, तो मैं उसे धो दूंगी। नहीं ईशिता, जो गलत है सो गलत है। रोज रोज वो थोड़ा ना थोड़ा काम तो छोड़कर ही जाती है, और फिर तुझे ही उसके हिस्से का बचा हुआ काम करना पड़ता है। अरे हम उससे मुफ्त में थोड़ी ना काम करवाते हैं, पैसे देते हैं उसे। इसीलिए कल से ध्यान रखना, उसे घर जाने देने से पहले सब चेक कर लेना कि वाकई में उसने सारा काम किया है कि नहीं, फिर उसके बाद ही उसे घर जाने देना। समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। इतना कहकर गीतांजलि वहां से चली जाती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से माँ जी ने मेरे साथ कितनी अच्छे से बात की है, लेकिन आज अचानक से उन्होंने चंपा के लिए कितना सब कह दिया। वैसे उसके लिए उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन उनका कहने का अंदाज बहुत अलग था। उनका ऐसा बर्ताव भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक रात प्यास लगने पर ईशिता की नींद खुल जाती है। ओफो, इस जग में तो पानी ही नहीं है, और बस ये पानी लेने के लिए मुझे रसोई में जाना पड़ेगा। फिर ईशिता पानी लेने के लिए रसोई में जाती है, और तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी की आवाज सुनाई देती है। पर ये क्या, ऊपर से तो आवाज ही आ रही है, पता नहीं किसकी आवाज है वो। कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पर किसी का भी कमरा नहीं है सिवाय स्टोर रूम के। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर देखती हूँ। अब ईशिता टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। स्टोर रूम में तो कोई भी नहीं है, और ये स्टोर रूम के बगल में जो कमरा है, यहाँ तो लॉक लगा है। उस दिन भी जब मैं स्टोर रूम में सामान रखने गई थी, तब भी ये कमरा बंद ही था। शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। बाहर बारिश भी कितनी तेज हो रही है, शायद उसी की आवाज होगी। जाने दो, मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठकर मुझे माँ जी के साथ मंदिर भी जाना है। फिर अगली सुबह दोनों सास बहू मंदिर से हो आती हैं, और तभी, वाह माँ जी, ये मंदिर के पास वाले मिष्ठान भंडार की तो बात ही कुछ और है। सच में ये फाफड़ा जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ए ना, अरे मैं तो जब भी यहाँ मंदिर आती हूँ, तब कार रुका कर उस मिष्ठान भंडार से जलेबी और फाफड़ा जरूर लेती हूँ, और फिर घर आने के बाद उसे मजे से खाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे माँ जी, मुझे आपको एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना बहू, इतना क्या सोच रही है? मैं तेरी सास हूँ, कोई हिटलर नहीं। जी, वैसे कल रात मेरी नींद खुली थी, और जब मैं पानी भरने के लिए उठी थी, तब मुझे फर्स्ट फ्लोर से किसी की आवाज ही आ रही थी। क्या? हाँ माँ जी, और फिर जब मैं ऊपर चेक करने गई, तब स्टोर रूम में तो सब ठीक ही था, और दूसरा कमरा तो बंद था। तो शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है माँ जी, अब मुझे यहाँ पर आए हुए आधा महीना बीत चुका है, और जब जब मैं वहां पर जाती हूँ, तब तब वहां पर वो स्टोर रूम के बगल वाला कमरा बंद ही रहता है। आखिर आप लोग उसे क्यों नहीं खोलते? अरे खोलते हैं ना, लेकिन इतना नहीं। जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, तब भी खोलते हैं हम उस कमरे को।
और अब तो तू यहाँ पर बस 15 दिन पहले ही आई है, इसीलिए तुझे इतना अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऊपर का माला सिर्फ मेहमान और स्टोर रूम के लिए ही रखा गया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, अब ज्यादा मत सोच और इस जलेबी का मजा ले। पगली कही की। ऐसे ही एक दिन जब घर में इशिता के ससुर प्रमोद के दोस्त आते हैं, तभी, और जीतू, क्या हालचाल? ये ले, ये पकवान खा और अपना हालचाल बता। बस सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अब मेरी किस्मत तेरी जैसी कहा। तू तो इतना बड़ा कांड करके अमीर आदमी बन गया। काश मैं भी कोई ऐसा ही कांड करके अमीर बन जाता। अरे चुप है, ज्यादा बकवास मत कर। मैं तो अपनी मेहनत के बलबूते अमीर बना हूँ। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा, मैं सब जानता हूँ। उन दोनों दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रही होती है और उन दोनों की ये सारी बातें इशिता रसोई में से सुन लेती है। ये चीतू अंकल पापा जी को ऐसे क्यों कह रहे थे कि उन्होंने कोई कांड किया है और उसके बाद ही ये लोग अमीर बने हैं। वैसे इतना तो मुझे भी पता है कि पार्थ के घर वाले पहले मिडिल क्लास थे और अब कुछ समय पहले ही वो अमीर बन गए हैं और तभी इस घर का रिनोवेशन हुआ। अरे क्या हुआ इशिता बहू, इन ख्यालों में खो गई तू? कुछ भी तो नहीं माँ जी। चल अब जल्दी से पकोड़े तल दे। आज इस चंपा के छुट्टी लेने के कारण हम पर काम का कितना प्रेशर आ गया है। वो तो एक नंबर की नालायक है, पर अगर अगली बार उसने ऐसे इन वक्त पर छुट्टी ली तो मैं तो उसकी अच्छे से खबर लूंगी। जाने दीजिए ना माँ जी, उसके घर पर कोई बीमार है और इसीलिए उसने छुट्टी ली है। तू उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ा इशिता। तू नई नई आई है, इसलिए वो तुझे टोपी पहना रही है, लेकिन ये तो उसका हर महीने का नाटक है। हर महीने में या तो वो बीमार पड़ती है या फिर उसका कोई घर वाला बीमार पड़ता है और फिर ऐसे इन वक्त पर वो छुट्टी ले लेती है। हे भगवान, तब तो ये बड़ी ही चालू निकली। फिर अगले दिन जब इशिता चंपा से काम करवा रही होती है, तभी, देखो चंपा, अगली बार से कुछ भी हो, लेकिन एक रात पहले मुझे बता दिया करना, वरना हमें आगे बहुत दिक्कत हो जाती है। माफ करना मैडम, लेकिन मैं अगली बार आपको बता देगी। चलो, अब हाल का सारा सफाई हो गएला है। अब तो बस वो आंगन में रखे हुए बक्से को स्टोर रूम में रखना है। चलो, अब मैं रख के आती है वहां पर। लेकिन वो तो 4 से 5 बक्से हैं, तो वो काम तुम एक साथ नहीं कर पाओगी चंपा। तो अब तो मुझे 2 या 3 बार चक्कर लगाना होगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर ये बक्से स्टोर रूम में रखेंगे। ना बाबा ना, वो बड़ी मैडम फिर आएगी और आपको ही बड़बड़ करेगी। वो इससे अच्छा तो मैं ही जाती है वहां पर और बक्सा रख कर आती है। तब तक आप इधर ही बैठो। अरे चंपा, माँ जी घर पर नहीं है और वो सीधे 2 घंटे के बाद ही आएगी, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी मैडम, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप काम करो। वैसे ये सब तो मेरा ही काम है, इसीलिए आप कुछ भी मत करो, मेरे को ही करने दो ये। ओफो चंपा, तुम भी एकदम ढीठ हो। अब ज्यादा सोचो मत और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वैसे भी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ स्टोर रूम में 2 बक्से रखने आई थी और वो इतने कोई भारी भी नहीं थे, इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है मैडम, अब आप जब इतना बोलीच रही हो तो चलो, मैं मना नहीं करेगी आपको। फिर चंपा और इशिता दोनों सारे बक्से स्टोर रूम में रखने जाती हैं और तभी इशिता को फिर से उस कमरे के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। अरे चंपा, तुमने वो आवाज सुनी कि नहीं? उस रात भी मुझे इस कमरे से आवाजें आ रही थी। हाँ मैडम, मेरे को तो ऐसी आवाज आतीच रहती है। अब ये कमरा बंद होने के कारण इसमें चूहे वगैरह रहते होंगे। अब वो भी इधर उधर डिस्को डांस करते होंगे,
इसलिए आवाजें आती होंगी। लेकिन चंपा, चूहे के कारण ऐसी आवाज कैसे आ सकती है? अरे मैडम, चूहा इधर से उधर जाता होगा और सामान गिराता होगा और उसी की तो आवाज है ये। खैर, सच बताऊं तो मुझे इस पहले माले पर बहुत ही डर लगता है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? और तुम्हें यहाँ पर डर क्यों लगता है भला? देखो मैडम, मुझे तो यहाँ पर काम करते हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 6 महीने पहले इस घर में रह रहे बुढ़ा बुढ़ी यानी बड़ी मैडम के सास ससुर ऑफ हो गए थे, वो भी किसी एक्सीडेंट में। अब आप ही बताओ, ऐसा घर जिसमें 2 लोग मरे हो, उसमें डर नहीं लगेगा क्या? ऊपर से ये पहला माला, और यहाँ पर तो ये कमरा हमेशा बंदिश रहता है। बड़ी मैडम तो किसी को भी इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं बताती, बस कहती है कि ये गेस्ट रूम है। हाँ चंपा, माँ जी भी मुझे यही कह रही थी कि ये कमरा बस गेस्ट आने पर ही खोला जाता है। लेकिन तुम तो मुझे ये कह रही हो कि तुम्हारे सामने ये कमरा पिछले 5 महीनों में एक बार भी नहीं खोला। हाँ मैडम, अब मैं आपसे झूठ काहे को बोलेगी? ये कमरा तो आज तक मेरे सामने कभी नहीं खोला। चंपा की ये बातें सुनकर ईशिता अब बहुत डर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होते तो कैसा होता? तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे कितने हंसते। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं रेखा, जमाने ने मुझे जी भर के प्यार दिया, लेकिन इस रेखा को जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी पूरी हुई ही नहीं। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन उनमें से एक वो खास थे और हमेशा रहेंगे। अमित, मेरी और उनकी प्रेम कहानी जिसका उन्होंने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन मैं आज तक उन्हीं की यादों के सहारे जी रही हूँ। आज भी हर एक किस्सा याद बनकर मेरे दिल में समाया हुआ है। ये बात है 1970 के दौर की। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में 1970 के दौर में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। अगर वो सुर्खियों में भी थी तो केवल अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए और अलग अलग हीरोज के साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए। वो चाहती थी तो बस एक अच्छा हमसफर जो उसे बेइंतहा प्यार करे। रेखा और जया दोनों अच्छी सहेलियां थी और एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, ये ड्रेस तुम पर काफी जच रही है जया। शुक्रिया अमित। अरे जया, तुम? अरे रेखा, ओ, तो ये है वो जनाब जिन्होंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। क्या तुम भी रेखा? नमस्ते अमिताभ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नमस्ते रेखा, प्लीज मुझे सर मत बुलाओ। जया ने बताया कि तुम और वो अच्छी सहेलियां हो, इसीलिए अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को तुम सर कह के बुलाओगे क्या? हाँ? हाँ, सो तो है। जया हमेशा मेरी दीदी भाई रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों दीदी भाई? हाँ रेखा, तुम जल्दी घर पर मिलती नहीं हो, पता नहीं कहाँ गायब रहती हो, लेकिन अब जब मिली हो तो चलो तीनों साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं। अरे नहीं जया, फिर कभी, अभी मुझे कुछ काम है इसीलिए। ओके बाय। गॉड ब्लेस यू बोथ। शुक्रिया रेखा, ध्यान से जाओ। जया और अमित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने अपने परिवार की सहमति से 1973 में शादी भी कर ली। शादी के ठीक 1 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम श्वेता रखा गया। अरे मेरी गुड़िया रानी, वैसे अमित, इसकी नाक बिल्कुल तुम पर गई है।
देखो तो। बिल्कुल सही कहा आपने जी। श्वेता के आने से अमित के माता पिता हरिवंश और तेजी बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वही रेखा भी अपनी माँ पुष्पावली और सारे भाई बहनों के साथ रहा करती थी। फिर साल 1976 में एक सुबह। अरे क्या हुआ रेखा, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? अरे अम्मा, वो ना, मुझे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ऑफर हुई है। द अमिताभ बच्चन, जया के पति। क्या? अरे मैं जानती हूँ उसे। आज के दौर का सबसे बड़ा स्टार है वो। मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा कि आज मैं कितनी खुश हूँ। बधाई हो बेटा। शुक्रिया माँ। फिल्म का नाम दो अनजाने है और अगले हफ्ते से ही शूटिंग शुरू होने वाली है। क्या बात है। लेकिन अम्मा, मुझे ना बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मतलब, अमित एक पेड़ की तरह है और मैं उस पेड़ का बस एक पन्ना हूँ। मैं उनके सामने एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? अरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, देखना तू। मेरा और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तेरे साथ। हाँ माँ, शुक्रिया। पुष्पावली भी साउथ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और रेखा उसकी और जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद थी, जिस कारण रेखा को पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रेखा और अमित दोनों एक दूसरे को दो अनजाने के सेट पर मिलते हैं। शूटिंग होती है और इस बीच में उन दोनों को एक दूसरे के प्रति एक अलग सा महसूस होने लगता है। आउच! अरे क्या हुआ रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, कुछ दिनों पहले मुझे इसी हाथ पर हल्की सी चोट लगी थी और अब वापस वहीं पर ठेस लग गई। क्या तुम भी रेखा, जरा ध्यान दिया करो ना। हाँ अमित। वैसे जया कैसी है? अब तो वो दूसरी बार माँ बनने वाली है ना? हाँ रेखा, वो ठीक है। अब बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमारी दूसरी संतान इस दुनिया में आ जाएगी। लेकिन काफी टाइम हो गया है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं भी अपनी जिंदगी में थोड़ी उलझी हुई थी। वैसे मैंने उससे बात की थी बीच में, पर अब उससे मिलने भी वाली हूँ। चलो अच्छा है, तुमसे मिलके उसे और अच्छा लगेगा। आखिर तुम दोनों की पुरानी दोस्ती जो ठहरे। हाँ अमित, वो तो है। शूटिंग के दौरान रेखा को अमित के काम को देखकर काफी प्रेरणा मिलती है, पर वो अपने आप पर भी ध्यान देना शुरू कर देती है। अपनी सेहत, अपनी सुंदरता और अपने काम को वो काफी बेहतरीन तरीके से ठीक करती है। वक्त के साथ साथ अब रेखा और अमित दोनों के दिलों के तार जुड़ने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ना जाने ये प्यार कैसे और कब और क्यों हुआ, लेकिन अब जो भी हो, बस तुम ही हो। उस दिन रेखा और अमित दोनों सीन में डायलॉग नहीं, बल्कि असल में अपने दिलों का हाल बयां करते हैं। कट! अरे ये क्या है रेखा, तुम्हें ये कहना था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने कुछ और ही कह दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ओह नो, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन अगले टेक में मैं ध्यान दूंगी और ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर उस दिन शूटिंग के बाद, रेखा, तुमने आज जो सीन में गलती से कहा, वो सच में तुमने गलती से कहा या वो बात तुम्हारे दिल से निकली थी? तुम सच सुनना चाहते हो अमित? हाँ रेखा। हाँ अमित, वो बात दिल से निकली थी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर मुझे माफ कर दो। ये एहसास मैं अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकती। रेखा, मेरी आंखों में देखो। सच कहूँ तो जो बात मैंने भी सीन करते वक्त कही थी, वो बात भी मेरे दिल से ही निकली थी। क्या? हाँ रेखा, आई लव यू और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन अमित, तुम जया के पति हो, 2 बच्चे के बाप बनने वाले हो और शादीशुदा होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये झूठ है और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जया से बेशुमार प्यार करते हो
और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों के प्यार को। हाँ, ये सच है रेखा कि मैं जया से प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार प्यार नहीं रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो शादी में बस मुझे अपनी जिम्मेदारी ही दिखाई देती है। एक पति और एक पिता होने की जिम्मेदारी, और कुछ नहीं। मुझ पर भरोसा करो रेखा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हमेशा से मैंने प्यार में ठोकर ही खाई है और जिंदगी में हर रिश्ते में मुझे धोखा मिला है, सिवाय मेरी माँ के। लेकिन पहली बार किसी ने मुझे दिल से प्यार किया है। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी किसी ने मुझे स्वीकारा है। शुक्रिया अमित। रेखा और अमित दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे और अब वो दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर मिलने लगते हैं। हम ये कहाँ जा रहे हैं अमित? और किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? नहीं रेखा, घबराओ मत, कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरे करीबी दोस्त का बंगला है और अब से हम यही मिला करेंगे। ठीक है अमित, जैसा तुम कहो। वक्त बीतता गया और उन दोनों का प्यार और गहरा होते गया। वही 9 महीने पूरे होने पर जया और अमित को एक बेटा हुआ, जिसका नाम बाद में अभिषेक रखा गया। 2 अनजाने रिलीज हुई और उसकी तरक्की के बाद फिल्म इंडस्ट्री में रेखा और अमित को सुपरहिट जोड़ी के नाम से जाना गया। फिर एक दिन, आज इतने लंबे समय के बाद अमित और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां हमारे आसपास केवल पेड़ पौधे और झरने ही होंगे और कोई नहीं। आने वाले 5 दिन मेरे जिंदगी के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिप हमारी पहली ट्रिप जो होगी। लेकिन लेट होने पर जब रेखा अमित को कॉल करती है, तभी शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। पिछले 2 घंटों से मैं तैयार होकर बैठी हूँ अमित, कहाँ रह गए तुम? तुमने तो कहा था कि मैं निकलते वक्त मैं फोन करूंगा और तुम सीधे मुझे तुम्हारे दोस्त के बंगले पर मिलना। लेकिन अब तक तो मैं घर पर ही हूँ अमित। आई एम सॉरी रेखा, लेकिन आज हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वो अभिषेक की तबीयत थोड़ी खराब सी हो चुकी है, इसीलिए जया और बाबूजी ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास ही रुकूं। क्या? हे भगवान, कोई बात नहीं अमित, तुम अभिषेक का ध्यान रखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ रेखा, तुमने सही कहा और मेरी मुश्किल को समझने के लिए शुक्रिया रेखा। ओफो अमित, क्या तुम भी? लेकिन कॉल कट करने के बाद रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितने अरमान सजाए थे मैंने। हर बार हमें छुप छुप कर, डर डर कर मिलना पड़ता है। खुलकर बातें करने वाली थी मैं। हम एक साथ खाना खाते, गाना गाते। मैं एक बीवी की तरह तुम्हें सुबह उठाती और तुम्हें चाय देती। क्या आलम होता वो अगर हम 5 दिनों के लिए वहां जाते। खैर, आज नहीं तो कल से ही मुझे ये बात समझनी ही होगी। वो अब 2 बच्चों का पिता है और उसका अपना एक परिवार भी है। रेखा ने खुद को समझाया और खुद ही अपने आंसू पोंछने लगी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उन दोनों के छुपकर मिलने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी और सभी लोग ये सोचने लगे कि अमित और रेखा दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। और ये सब जब अमित के घर वालों ने पढ़ा, तभी ये सब क्या है अमित? अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने तुम्हें और रेखा को छुपकर मिलते हुए देखा है। वो भी ऐसे वैसे तरीकों से नहीं, बल्कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। क्या? इसीलिए तो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है। जब से 2 अनजाने में तूने उस रेखा के साथ काम शुरू किया है, तेरा तो घर पर ध्यान ही नहीं रहा और अब भी नहीं है। अरे 2 बच्चों के बाप बन चुके हो तुम, और ये सब करते हुए तुम्हें शोभा देता है क्या? ओ गॉड जया, आप दोनों ये सब क्या कह रही हो? अरे मैंने उस लड़की से ठीक से बात तक नहीं की है, तो मैं उससे छुपके कैसे मिलूंगा? ये सब मीडिया वालों की चाल है, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। बाबूजी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए, शायद अमित सही कह रहा है। आए दिन मीडिया वाले यही करते हैं।
अमित के अलावा और ऐसे कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम उनके को स्टार के साथ जोड़े गए हैं। और अब 2 अनजाने के बाद अमित और रेखा की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है। इसीलिए मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि इनके नाम से कुछ मिर्च मसाला लगाकर आर्टिकल छापेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। हाँ जया, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है अमित, भगवान करे ये खबर सच ना हो। खैर, श्वेता के स्कूल में कल एनुअल डे है और हम दोनों को वहां पर जाना होगा। हाँ जया, हम दोनों पक्का जाएंगे। इस तरह अमित घर पर हो रहे झगड़े को संभाल लेता है। वही रेखा के घर पर। रेखा, ये सब में क्या पढ़ रही हो? तू और अमित? ये सब सरासर झूठ है माँ। अब मीडिया वाले कैसे होते हैं ये तो आप जानती ही हो ना। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि जो गलतियां तूने अपने अतीत में की है उन्हें फिर से मत दोहरा और अपने करियर पर ध्यान दे। बाकी सबके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ, मैं समझ गई। फिर 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान ब्रेक टाइम में 2 क्रू मेंबर्स आपस में बतिया रहे होते हैं। अरे तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये रेखा तो अमित के साथ काम करने के बाद ही हिट हुई है और अब उसका सहारा लेकर आगे जा रही है। वही तो, उसे बाकी आदमियों की तरह ही अपने प्यार के जाल में फंसाएगी वो। बस सबका घर तोड़ने में माहिर है। बेशरम कही के। अरे आज की तारीख में वो अमित के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी ये सारी बातें अमित सुन लेता है और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! तुमने रेखा के बारे में ये सब कहा भी कैसे? फिर अमित उन दोनों आदमियों को बड़ी ही बेरहमी से मारता है और सभी अमित का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका गुस्सा किसी मामूली दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक आशिक की तरह निकल रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे माँ, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? आप तो भैया के साथ अपनी दांत की अपॉइंटमेंट के लिए जाने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ? अरे कहाँ निधि बिटिया, तेरा भैया तो गया है भाभी के साथ कहीं घूमने। अब शादी के बाद उसे अपनी माँ की थोड़ी ना कुछ पड़ी है। क्या? ये भैया भी ना? सच में? लेकिन आप फिक्र मत करो माँ, मैं आज अपने क्लासेस नहीं जाऊंगी बल्कि मैं आपको क्लिनिक लेकर जाऊंगी। चलिए माँ। फिर निधि कांता को दांत की डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है। और फिर रात में जब दीपिका और कार्तिक घूमकर वापस घर लौटते हैं तभी निधि और कांता दोनों मिलकर कार्तिक और दीपिका को बहुत सुनाते हैं। लेकिन माँ। अरे चुप हो जा मुन्ना, तुझे अच्छी तरह से पता है कि हर 15 दिन में मुझे दांत के दवाखाने में जाना होता है, लेकिन उसके बाद भी तू नहीं आया। अरे कैसे आता वो? उन्हें भाभी के साथ घूमने जो जाना था। अरे निधि, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था कि आज आपकी अपॉइंटमेंट थी। अच्छा जी, माँ को बराबर से भूल गए, लेकिन भाभी के साथ घूमने जाना बराबर याद रहा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिर उनकी आवाज सुनकर मनोहर वहां आता है। अरे बस करो, क्यों उसे इतना सुना रहे हो? अब शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ चुकी है ना। आखिर क्या क्या संभालेगा ये? माँ प्लीज माफ कर दो ना मुझे, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। समझ सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं, बुरा लगा इसलिए कह दिया तुझे। फिर एक दिन जब कार्तिक को छुट्टी होती है तभी वो दिन भर बस अपने कमरे में ही रहता है और शाम को बाहर हॉल में आता है। आज का मौसम कितना सुंदर है ना माँ, सच में बहुत मजा आ रहा है। अरे चुप बैठ तू, बात ही मत कर मुझसे तो। अरे अब क्या हो गया माँ? अब क्या हो गया का क्या मतलब है? सुबह से शाम हो गई है, लेकिन तू अभी अपने कमरे से बाहर निकला है। तुझे तो बस अपनी बीवी की ही पड़ी है। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है
तो मिलजुल कर अपने परिवार के साथ बिताए। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर में मैं आराम ही कर रहा था और दीपिका भी अपना काम निपटा कर आराम ही कर रही थी। जाने दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन कांता वहां से चली जाती है और ये सब देखकर मनोहर भी चिंता में पड़ जाता है। फिर एक दिन, अरे दीपिका, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो यार। आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। वाह भैया, जब माँ लौकी की सब्जी बनाती थी तभी आप कितने नखरे करते थे, और आज भाभी ने जब वही सब्जी बनाई है तो आपको कितनी खुशी हो रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है निधि, अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कल तक मुझे पनीर बहुत पसंद था और आज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे ही कल तक मुझे लौकी की सब्जी खास पसंद नहीं थी, पर अब मैं इसे खा लेता हूँ। खैर, मुझे क्या, मैं तो बस आपके दिन ब दिन बदलते बर्ताव को देखकर बहुत हैरान रह जाती हूँ भैया। निधि, कम से कम खाना खाते समय तो चुपचाप रहो। जब देखो तब दादी अम्मा बनती रहती हो। लेकिन पापा। चुप, एकदम चुप। जो कहना है खाना खाने के बाद कहो, समझी कि नहीं? इस तरह से मनोहर निधि को चुप करा देता है। देखा ना माँ आपने, कैसे मुझे पापा ने डांट दिया। भाभी अब भैया के साथ साथ पापा को भी हमसे दूर कर रही है। सच में माँ, भाभी बहुत बुरी है। लेकिन मैं उसे उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। फिर रात में कार्तिक, माँ और निधि हमेशा मुझसे इतनी कटी कटी क्यों रहती है? वो तो ये समझती है कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि तुम अब शादीशुदा हो? तुम फिक्र मत करो दीपिका, ये सब नया नया है, इसीलिए उन्हें इस वातावरण को अपनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन तुम देखना, वक्त के साथ साथ वो दोनों भी समझ जाएंगे। हाँ कार्तिक, उम्मीद तो अब यही है। लेकिन कांता तो दीपिका पर 24 घंटे गुस्सा ही करती रहती है। ये देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए नई पर्स लाई है। अब जब आप अपनी सहेलियों के पास जाओगी ना, तब ये पर्स अपने साथ लेकर जाना। ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं चाहिए मुझे कोई पर्स वर्स, चली जा मेरे नजरों से दूर। मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, आखिर आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? बचपन से लेकर आज तक कार्तिक को आपने ही संभाला है ना। लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो उसने थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता लिया, तो उसमें क्या बुरा है माँ जी? और आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो जो अपने बेटे की ही खुशी आप नहीं देख पा रही? तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और निकल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चालबाज है। दीपिका उदास होकर वहां से चली जाती है और तभी वहां पर मनोहर आता है। अरे कांता, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मुन्ना की मुश्किलें तुम क्यों बढ़ा रही हो? अब उसकी शादी हो गई है और उसे अपनी बीवी के साथ भी वक्त बिताना जरूरी है। अरे वो सब समझती हूँ मैं, लेकिन इतना भी क्या अपनी बीवी के साथ वक्त बिताता है कि अपनी माँ के लिए भी वक्त ना निकाल पाए? और आप उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो, ये सब उस दीपिका के कारण ही हो रहा है। अरे बहू तो अपने परिवार को जोड़कर रखती है, लेकिन मेरी ये नालायक बहू परिवार को तोड़कर ही रहेगी। इतना बोलकर कांता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब इस कांता को कौन समझाएगा? बेचारा मेरा मुन्ना माँ और बीवी के बीच में ये बुरी तरह पिस रहा है। ऐसे ही एक रोज जब कांता अपनी सहेली बिंदु के पास जाती है, तभी हाँ बेटा, सब ठीक है। ना ना ना, अभी तक तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर होगी ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही फोन करूंगी। हाँ बेटा, अपना और बहू का ख्याल रखना और खूब मजे करना। चल ठीक है, रखती हूँ मैं फोन। क्या बात है बिंदु बहन,
बेटे का फोन आया था क्या? हाँ कांता बहन, वो मेरा बेटा और बहू केरला गए हैं ना घूमने, तो वो वहां से मुझे 4-4 बार फोन करता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अरे वाह, ऐसा है क्या? हाँ कांता बहन, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। बीवी के साथ घूमने गया है, लेकिन फिर भी अपने बेटे होने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता है वो। सच में बिंदु बहन, बहुत अच्छा है तुम्हारा बेटा। और एक मेरा बेटा है जो बहू के आने के बाद में मुझसे तो वो दूर ही हो चुका है। जहाँ एक वक्त पर वो दिन रात मेरा इतना ख्याल रखता था, लेकिन आज देखो, आज तो वो जोरू का गुलाम बना बेटा है। अरे कांता बहन, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हर घर की बहू मेरी बहू के जैसी तो नहीं हो सकती ना। अरे आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती है, लड़के को अपने प्यार में फंसाकर अपने ही परिवार से दूर कर देती है। हाँ बिंदु बहन, मुझे भी इसी बात का डर है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन, अरे माँ, आपका जन्मदिन आने वाला है, चलिए आप और मैं मिलकर साड़ी के शोरूम में खरीदारी करने जाएंगे। आपको वो बनारसी साड़ी चाहिए थी ना, तो तय रहा, इस बार जन्मदिन पर आप वही साड़ी पहनोगी। अरे नहीं बेटा, मेरे पास बहुत सी साड़ियां पड़ी है, मैं उन्हीं में से एक पहन लूंगी। वैसे भी इस बार मुझे जन्मदिन मनाने का कुछ खास मन नहीं है। नहीं माँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, आपको मेरी कसम। लेकिन मुन्ना। चलो ना माँ, मैंने कह ही दिया ना आपको, अब जल्दी से चलिए। फिर कांता को कार्तिक के साथ खरीदारी करने जाना ही पड़ता है। वाह माँ, कितनी कमाल की साड़ी है ये, आप इसे ही खरीदिए। हाँ मुन्ना, तू सही कह रहा है। एक तू ही है जिसे मेरी पसंद के बारे में सब पता है। वो तो है माँ। अब यहाँ से चलकर हम दोनों वो मनमोहन भोजन भंडार में जाएंगे। वहाँ की पाव भाजी आपको बहुत पसंद है ना, आज हम वही खाएंगे। अरे वाह, पाव भाजी का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। चल बेटा, जल्दी चलते हैं। कार्तिक अपनी माँ के साथ पूरा दिन बड़ी खुशी से बिताता है, और इस बीच जब दीपिका कार्तिक को फोन करती है, तभी वो उसका फोन उठाता ही नहीं। फिर घर आने के बाद, अरे माना कि तुम अपनी माँ के साथ बाहर थे, लेकिन एक बार मेरा फोन उठाने में क्या जाता। उस वक्त मैं अपनी सहेली के साथ ही थी, और मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी बात एक बार में ही मान जाते हो, लेकिन तुमने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो बात मानने की बात तो दूर की बात है, और तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मेरी सहेली के नजर में मेरी इज्जत पूरी तरह उतर गई। अरे बाबा, लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें, मेरा फोन साइलेंट पर था। अब माँ के साथ में इतने दिनों बाद गया था, इसीलिए मैंने फोन चेक ही नहीं किया। अब तुम तो मुझसे बात ही मत करो कार्तिक, जाओ जाकर अपनी माँ की ही सेवा करो। आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अरे पर दीपिका, रुको तो। फिर दीपिका वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक को खुश करने जाता हूँ तो दूसरा दुखी हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दिन ब दिन अब कार्तिक माँ और बीवी के बीच में बढ़ते ही जाता है। ऐसे ही एक सुबह, कार्तिक, आज मुझे माँ के पास जाना है, तो मुझे तुम आधे रास्ते तक छोड़ दो, फिर वहां से मैं चली जाऊंगी। अरे दीपिका, दरअसल निधि को भी उसके दोस्तों के साथ बाहर जाना है, इसीलिए मुझे उसे भी छोड़ना है। और तुम्हारा मायका अलग रास्ते में पड़ता है, और उसे जहाँ छोड़ना है वो रास्ता अलग है। और निधि ने तो मुझसे कल ही कहा था, इसीलिए अब मुझे उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जाओ, अपनी बहन को ही छोड़ो तुम, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। और हाँ, दिन भर मुझे फोन मत करना। शादी के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो हमारी शादी को आधा साल भी नहीं हुआ है, और हमारे बीच में प्यार बढ़ने की जगह पर दूरियां आ रही है। आए दिन तुम मेरा दिल दुखाते जा रहे हो कार्तिक। अरे दीपिका,
अब तुम माँ की तरह बातें मत करो यार। मुझे देर हो रही है, रात तक वापस आ जाऊंगी मैं। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है और कार्तिक अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक रोज, अरे मुन्ना, मुझे बनारस जाना है अपनी बहन से मिलने, इसीलिए तू मेरी टिकट निकलवा दे। ठीक है माँ, मैं अभी आपकी टिकट निकलवाता हूँ। वैसे एसी वाली ट्रेन की निकालूं या नॉन एसी वाली? ठंडी के दिन है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे क्या भैया, आप भी? आप और भाभी हनीमून के लिए फ्लाइट में गए थे ना, और अब जब माँ को बनारस जाना है तो आप उन्हें ट्रेन से भेज रहे हो। माँ को भी तो हवाई जहाज से भेजो ना। आखिर ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हो? अरे इसमें कैसा भेदभाव हुआ निधि? फालतू में आग में घी डालने का काम बंद करो। और माँ जी हमेशा ट्रेन से ही सफर करती आ रही है, और अब उन्हें इस उम्र में हवाई जहाज से भेजना सही नहीं रहेगा। कार्तिक को भी उनकी चिंता है, इसीलिए वो उन्हें ट्रेन से भेज रहा है। अरे चुप रहो भाभी, आप जितनी अच्छी आप दिखती हो उतनी अच्छी आप हो नहीं। और माँ, आग में घी मैं नहीं बल्कि भाभी डाल रही है। मेरे पास तुम्हारे जितना मुफ्त का टाइम नहीं है निधि, समझ गई ना? और अपनी उम्र को ध्यान में रख के बात करो मुझसे। बदतमीज कही की। तो फिर आप भी मुझसे ध्यान से बात कीजिए भाभी। हमेशा बड़े ही सही नहीं होते, कभी कभी गलतियां बड़ों की तरफ से भी हो सकती है। अरे बस करो, ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने? और माँ बेटे के बीच में इतनी फूट क्यों डाल रही हो तुम? मुन्ना, तू मेरी और अपनी माँ की हवाई जहाज की टिकट बुक कर, इसके साथ मैं भी जाऊंगा। नहीं मनोहर जी, मैं नहीं जाऊंगी हवाई जहाज में, मुझे ट्रेन से ही जाना है। अरे नहीं माँ, अगर आपको हवाई जहाज में सफर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उसी की टिकट बुक कर देता हूँ ना। नहीं बेटा, अब रहने दे। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अब कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।